15 अगस्त 1947 रात के ठीक 12 बजे नेहरू जी पार्लियामेंट में भारत की आजादी की घोषणा कर रहे हैं। पूरा देश जग रहा है, साथ में आसमान में सितारे भी जग रहे हैं और ये सितारे मिलकर बना रहे हैं आजाद भारत की कुंडली। खाली भारत की कुंडली नहीं, भारत की डेस्टिनी का नक्शा। और आज इस वीडियो में हम उसी नक्शे को पढ़ने जा रहे हैं सरल भाषा में, बिना किसी पार्टी की बात किए, बिना किसी लीडर की बात किए। भारत की और उसके सितारों की कहानी कि डिफेंस कैसी आने होने वाली है, इकोनॉमी भारत की कहां जाने वाली है, 100 वर्ष बाद यानी 2047 तक भारत क्या बनने वाला है, ये सब बातें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात बहुत कम लोगों को पता है कि 15 अगस्त की जो डेट है ना, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने चुनी थी। उनके लिए ये पर्सनल थी क्योंकि इसी दिन जापान ने बर्मा में सरेंडर किया था। लेकिन जब यह बात भारत के ज्योतिषियों तक पहुंची तो वो परेशान हुए। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि 15 अगस्त शुक्रवार का जो दिन है, यह सितारों के हिसाब से अशुभ है। स्वामी मदमानंद, इन्होंने माउंटबेटन को पत्र लिखा कि भगवान के लिए यह दिन टाल दो, इस दिन अगर आजादी मिली तो बाढ़, अकाल, नरसंहार, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक आदमी थे जिन्होंने रास्ता निकाला। उज्जैन के मशहूर ज्योतिषी पंडित सूर्य नारायण व्यास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे सलाह ली और पंडित व्यास ने कहा कि रात के ठीक 12 बजे आजादी लो। उस वक्त वृष लग्न होगा, अभिजीत मुहूर्त होगा और यह स्टेबिलिटी के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा है। और देखिए, सच में यही हुआ। आजादी के बाद पार्लियामेंट को सेरेमोनियली क्लींस भी किया गया था पंडित व्यास की सलाह पे। और देखिए, 75 से कहीं ज्यादा साल हो गए। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है जो पूरी तरह से अटूट चल रहा है। 1947 के आसपास कितने ही देश आजाद हुए, बहुत सारे। कितनों में डेमोक्रेसी टिकी आपको पता ही है, अपने पड़ोस में ही देख लीजिए, गिनती कर लो। पंडित व्यास एकदम सही थे। अब इस कुंडली को समझते हैं और इस कुंडली को समझने के लिए ना आपको 3 बातें जो हैं वो याद रखनी है। पहली कि आजाद भारत की कुंडली में लग्न कौन सा है। आजाद भारत की कुंडली में लग्न है वृष यानी टॉरस, और इसके स्वामी है शुक्र। और टॉरस का नेचर क्या है? एक बैल की तरह धीरे धीरे चलने वाला, लेकिन जब चल पड़ता है तो फिर रुकता नहीं है। स्टेबिलिटी, पेशेंस, ट्रेडिशन, वेल्थ, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। यही कारण है कि भारत शुरुआत से ना स्लो स्टार्टर रहा। कई दशक लग गए इकोनॉमी को बिल्ड करने में, लेकिन जब मोमेंटम पकड़ा तो दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। वृष ऐसा ही है, स्लो है पर अनस्टॉपेबल है। और फिर चंद्रमा, भारत की कुंडली में चंद्रमा है कर्क में और पुष्य नक्षत्र में। चंद्रमा अपने खुद के घर में है, मतलब भारत दिल से चलता है। चंद्रमा दिल का कारक है ना, इमोशनल है, फैमिली ओरिएंटेड है। अब देखो, क्रिकेट में हारे तो रोते हैं, जीते तो गलियों में जाके नाचते हैं। यही तो कर्क राशि का चंद्रमा है। और नक्षत्र है पुष्य। पुष्य का मतलब है पोषण करने वाला, जो पोषित करे, नर्चर करे। इसलिए दुनिया इंडिया को मदर इंडिया कहती है। अतिथि देवो भव, ये सिर्फ कल्चर नहीं, ये पुष्य नक्षत्र की जो रियल एनर्जी होती है ना, वो है। और फिर भारत की कुंडली में 5 प्लैनेट एक साथ हैं, जिसको पंचग्रही योग भी बोला जाता है। और ये जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये भारत की कुंडली के तीसरे भाव में है। ये 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और शुक्र। और ये पंचग्रही योग जो है ना, ये भारत की कुंडली का एक बहुत ही रेयर और बहुत ही ताकतवर कॉम्बिनेशन है। 3rd हाउस जो होता है ना, ये कम्युनिकेशन का होता है, करेज का होता है, मीडिया का और पड़ोसियों का भी घर है। 5 ग्रह यह होने का मतलब है कि भारत की जो मीडिया इंडस्ट्री है ना, ये दुनिया की बहुत ताकतवर, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। अब भारत में बॉलीवुड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सारे भारत के प्रो फीचर ही तो हैं, तीसरे घर से कंट्रोल्ड। और नेबर्स के साथ आपको पता है कि हमेशा भारत का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एक और बात, शनि और शुक्र यहां पे ग्रह युद्ध में है, क्लोज डिग्रीज पे है। मतलब इंडिया में हमेशा ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का क्लैश रहेगा, वैल्यूज का और नए आइडियाज का हमेशा, ये कहते हैं ना, टग ऑफ वार रहेगा। ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है और ये सीधे सीधे भारत के चार्ट में लिखा हुआ है। और हां, सबसे बड़ी बात, लग्न में राहु, जो इंडिया को एम्बिशियस, इनोवेटिव और लगातार इवॉल्व करता रहता है। केतु 7th हाउस में, जो फॉरेन रिलेशंस में हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी देता रहता है। अब भारत की कुंडली में मंगल, यह है 2nd हाउस में, आद्रा नक्षत्र में। मंगल आद्रा में 2nd हाउस में फाइनेंसिस को गवर्न करता है। अब कोई पूछेगा, भाई इस कुंडली पे भरोसा क्यों करें? पर बात सिंपल है कि पास्ट देख लो। अगर पास्ट सही बैठता है तो फ्यूचर पर भरोसा करने का हमें कोई ना कोई कारण तो मिलता है। अब पुरानी दशाओं को चेक कर लो। अब पुरानी दशाओं में आजाद भारत की जो पहली महादशा थी ना, 1947 से 1965 तक, वो थी शनि की महादशा।
शनि क्या करता है? शनि मेहनत करवाता है, शनि मुश्किलें भी देता है, लेकिन उन मुश्किलों से एक स्ट्रक्चर, एक बुनियाद, एक फाउंडेशन बनाता है। अब देखिए क्या हुआ, पार्टीशन की त्रासदी के बाद लाखों रिफ्यूजी जो हैं ये भारत के पास आए। इकोनॉमी जीरो से बिल्ड करनी पड़ी। 1962 में चाइना से हार हुई, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, नेहरू जी का निधन हुआ। हर तरफ से चुनौतियां ही चुनौतियां थी, लेकिन इस दौर में आईआईटी भी बने, इसरो का बीज इसी समय में बोया गया, बड़े बड़े डैम बने, स्टील प्लांट लगे। शनि ने रुलाते रुलाते फाउंडेशन रखवा दी। क्लासिक ये शनि की एनर्जी है, पूरी तरह से कष्ट देता है लेकिन मजबूत भी बनाता है। फिर आई 1965 से लेके 1982 के बीच में बुध की महादशा। बुध क्या है? बुद्धि के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, एजुकेशन के कारक, स्ट्रेटजी बनाने के प्लैनेट हैं बुध। अब देखो क्या क्या हुआ, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, भारत अपना अनाज खुद उगाने लगा। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आई, अमूल जैसे कोऑपरेटिव बने। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस थी वो। पोखरण 1974, न्यूक्लियर टेस्ट, इसरो ने आर्यभट्ट सैटेलाइट खुद लॉन्च किया। ये सारी की सारी बुध की एनर्जी है, माइंड, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी। लेकिन बुध यहां पे अफ्लिक्टेड भी तो है, तो बुध के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखे। ये था 1975 से 77 के बीच में लगने वाला इमरजेंसी का दौर, और इसमें क्या था, कम्युनिकेशन जो थी इस पे पूरी तरह से एक लगाम सी लग गई, प्रेस की आजादी छिन गई, बिल्कुल मरकरी कनेक्टिव इफेक्ट। लेकिन ओवरऑल देखिए कि इस दशा ने भारत का दिमाग काफी तेज किया। फिर एक फेज आया 7 साल का, 1982 से लेके 1989 के बीच में। केतु कंफ्यूजन का कारक है, इंस्टेबिलिटी का भी कारक है, और जीवन में होने वाली जो अचानक घटनाएं होती है ना, ये केतु की वजह से होती हैं। दशा छोटी है, केवल 7 साल, लेकिन इन 7 सालों में देखिए कितना ही कुछ हो गया। 1984 में पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा जी की हत्या हो गई। फिर भोपाल गैस त्रासदी हो गई, फिर एंटी सिख दंगे हुए, शाहबानो केस भी इसी समय में हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी ना वो चरम पर थी। केतु ने सब कुछ उलट पलट कर दिया। लेकिन केतु एक और चीज देता है, वो होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसी दौर में भारत में एक नई चेतना आई कि पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बदल दो, और यही डिमांड बनी बदलाव का एक बहुत बड़ी वजह, और इसी ने अगली दशा का रास्ता भी बनाया। अब अगली दशा कौन सी रही? 1989 से लेके 2009 के बीच में चलने वाली 20 साल के लिए शुक्र की महादशा। अब शुक्र वेल्थ के, प्रॉस्पेरिटी के, लग्जरी के, आर्ट्स के कारक हैं। शुक्र डिप्लोमेसी के भी कारक हैं। अब इंडिया के लग्न के स्वामी भी शुक्र हैं, तो ये दशा जो है हर लिहाज से बड़ी पावरफुल होनी थी। 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई, इंडिया ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। आईटी इंडस्ट्री का भारत में बर्थ हुआ, फिर इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस आए और दुनिया में छा गए। टेलीकॉम रेवोल्यूशन, जीडीपी ग्रोथ जो थी ये अपने हाई रिकॉर्ड्स पे पहुंची। मिडिल क्लास भारत में इसी समय में एक्सपेंड हुआ, परचेजिंग पावर बढ़ी, मॉल्स आए, मल्टीप्लेक्स आए, बॉलीवुड कॉर्पोरेटाइज हुआ, बॉलीवुड ग्लोबल हुआ। ये 20 साल का दौर था जिसने भारत को मटेरियली ट्रांसफॉर्म किया। ये सारी की सारी शुक्र की कृपा थी। फिर 2009 से 2015 के बीच में 6 साल के लिए सूर्य की दशा, और फिर 15 से लेके 25 के बीच में 10 साल के लिए चंद्रमा की दशा आई। जो सूर्य की दशा थी ना, थी छोटी लेकिन थी इंपैक्टफुल। इसके बीच में न्यूक्लियर डील हुई, आधार कार्ड आया, मार्स ऑर्बिटेटर का भारत में फर्स्ट टाइम में ही बड़ा सक्सेस मिला, और लीडरशिप चेंजेस भी हुए। सूर्य देखिए गवर्नेंस का, अथॉरिटी का प्लेनेट है, और एग्जैक्टली वही चीजें तो सूर्य में हुई। फिर आई चंद्रमा की दशा। चंद्रमा देखिए 15 से 25, चंद्रमा इमोशंस हैं, वेलफेयर भी है। अब देखिए इसमें जनधन, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, ये सब वेलफेयर स्कीम्स, विमेन एम्पावरमेंट, इमोशनल और नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स का राइज हुआ। कल्चरली भारत जो है वापस रीसर्ज हुआ। फिर राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, ये सब चंद्रमा की ही तो एनर्जी है। अब देखिए हर दशा जो जो हुआ उस पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। शनि ने स्ट्रगल दिया, बुध ने दिमाग डेवलप किया, केतु ने हिला दिया, शुक्र ने पैसा दिया, चंद्रमा ने इमोशनली जनता से जोड़ा। अब चार्ट काम कर रहा है। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अभी वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है। सितंबर 2025 से ये मंगल की दशा जो है शुरू हुई है। मंगल यानी योद्धा, एक्शन, करेज, फायर, ये सारे के सारे जो हैं ये मंगल के एट्रीब्यूट हैं। मतलब चंद्रमा में वेलफेयर और इमोशंस का दौर था जो अब खत्म हो गया। अब काम करने का दौर है। अब बोलने का टाइम गया, अब टाइम आया है कुछ करके दिखाने का। इंडिया की कुंडली में मंगल जो है ये 2nd हाउस में है, मिथुन राशि में है, और जैसा मैंने पहले भी बताया था आद्रा नक्षत्र में है।
सेवंथ हाउस होता है फॉरेन रिलेशंस का, वॉर का। 12th हाउस होता है फॉरेन लैंड्स का, खर्चों का। और मंगल इन दोनों भावों का स्वामी है। सीधा मतलब है कि अगले 7 साल में डिफेंस, फाइनेंसिस और फॉरेन डायनामिक्स, ये तीनों में बहुत इंटेंस चेंजेस होने वाले हैं। इनमें से अभी के लिए अगर आप डिफेंस की भी बात कर लो ना, तो अगले 7 साल में मिलिट्री सुपर पावर बनने की तरफ भारत बड़ी तेजी से बढ़ेगा। डिफेंस का बजट बहुत बढ़ने जा रहा है। अब इंडिजीनियस वेपन्स का जो प्रोडक्शन होगा ना, ये भारत में होने वाले प्रोडक्शन में इसका स्केल बहुत बढ़ने जा रहा है। ब्रह्मोस, तेजस, एडवांस ड्रोन्स, ये सब। आद्रा नक्षत्र राहु का है, और राहु क्या है? टेक्नोलॉजी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डिफेंस जो है ना, साइबर सिक्योरिटी, ये स्पेस बेस्ड डिफेंस, इन सब में इंडिया एक सीरियस जंप लेने जा रहा है। बॉर्डर पे टेंशंस भी रहेंगी, मंगल ये लाता है, लेकिन भारत की पोजीशन स्ट्रांग होगी। जब आप स्ट्रांग होते हैं ना, तो लोग पंगा लेने से पहले सोचते हैं। ऑपरेशन सिंदूर याद है ना, वो मंगल की एनर्जी का सिर्फ एक ट्रेलर था जो मंगल के ठीक आने से पहले दिखा था। और इसकी पूरी पिक्चर जो है ना, ये अभी रिलीज होनी है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मंगल यहां पे भारत को एक पूरा थंपिंग जो होता है ना, एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि जिसकी वजह से कोई भी ऐसे तैसे बोल नहीं सकता है। इकोनॉमी की बात करें तो मंगल है कहां पे? मंगल है पैसा और नेशनल वेल्थ के घर में। ऑनेस्टली शुरू में क्या होगा कि 2025 से लेकर 28 तक वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट्स में अप डाउन्स, बोल्ड गवर्नमेंट डिसीजंस जो इनिशियली आपको कंट्रोवर्शियल लग सकते हैं। मंगल क्योंकि कभी स्मूथ होता नहीं है, मंगल जो भी करता है ना, बड़ा इंटेंसली करता है। लेकिन मीडियम टर्म में क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम आएगा। इंजीनियरिंग जॉब्स काफी बढ़ने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज्यादा अपस्केल करेगा। और इसी समय में मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज में भारत में, याद रखिएगा, नई डिस्कवरीज हो सकती हैं। मंगल क्या करता है? मंगल धरती से चीजें निकलवाता है। और एक अच्छी बात क्या है कि जुपिटर पूरी की पूरी मंगल महादशा में ना अतिगामी रहेगा, फास्ट मूविंग रहेगा। ये इकोनॉमी को मेजर क्रैश से बचाएगा। टर्बुलेंस जरूर होगी, मंगल वो देगा, लेकिन यहां पे जुपिटर हाथ दे के रखेगा, यानी दिया बुझने नहीं देगा, किसी भी तरह के बड़े क्रैश से बहुत अच्छे से बचाएगा। यही मंगल जो है ना, ये इंजीनियरिंग का भी प्लेनेट है। तो इस मंगल में मशीन्स का, या कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बूम जो है ना, ये भी बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। लीडर्स की तरफ से भी कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस देखने को मिलेंगे जो शुरुआत में लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये ओवरऑल ये आने वाले राहु के समय की नींव रखेंगे। क्यों? क्योंकि राहु का जो समय आएगा ना 2032 के बाद, ये बहुत विशेष होने जा रहा है। लेकिन इसकी जो बुनियाद है ना, मंगल की महादशा में रखी जाएगी। इस समय पे पब्लिक का एंगर भी आएगा मंगल की महादशा में। नौजवान रेस्टलेस होंगे। ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है, लेकिन एक्सट्रीम पोलराइजेशन से बचना जरूरी है। यानी कि कोई बहुत ऐसा आंदोलन जो भारत की स्टेबिलिटी को खराब करे, उसके चांसेस बनेंगे, लेकिन वो भी चीज एंड मूवमेंट पे अवॉइड हो जाएगी। और यहां पे मंगल की दशा में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के भी नए नॉर्म बनेंगे, और उसके बाद भारत की जो इंडस्ट्री है ना, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड इंडस्ट्री जो है वो बन के सामने आएगी। और फिर आएगी 18 साल के लिए राहु की महादशा। अब यही राहु की महादशा के अंदर सन 2047 ने भी आना है, यानी जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। राहु को लोग अक्सर बुरा समझते हैं, लेकिन ये आधा सच है। राहु इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, टेक्नोलॉजी है, आउट ऑफ द बॉक्स जो सोच होती है ना, नए आइडियाज, ये राहु होते हैं। यानी जब दुनिया कहती है ना इम्पॉसिबल, राहु कहता है लेट्स सी, देखते हैं इसको। और भारत की कुंडली में राहु कहां है? भारत की पर्सनैलिटी के घर में, भारत के लग्न में, टॉरस में। और ये सीधा भारत की आइडेंटिटी में बैठा हुआ है। यानी जब राहु की दशा आएगी ना, तो भारत की पर्सनैलिटी, भारत की पहचान पूरी दुनिया में बढ़ेगी। बल्कि कह लीजिए आज जो भारत की इमेज है ना, ये उस समय में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी। इस समय में भारत टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। वो एआई ले लीजिए, वो क्वांटम कंप्यूटिंग ले लीजिए, आप स्पेस की टेक्नोलॉजी ले लीजिए, जो भारत की ताकत है, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भारत फ्रंट रनर होगा। डिजिटल पेमेंट्स में भारत ने ऑलरेडी दुनिया को चौंकाया है। और ऐसे ही और कई फील्ड्स में सरप्राइजेस जो है ना, ये राहु के फेज में आने वाले हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप जो है ना, ये ड्रामेटिकली बढ़ेंगे। राहु फॉरेन कनेक्शंस का प्लेनेट है। इंडिया का मल्टीलेटरल इन्फ्लुएंस जो होगा ना इस समय, ये अपने पूरे चरम पे होगा। अनकन्वेंशनल वेल्थ जो है ना, ये इस समय में, चाहे वो क्रिप्टो की वजह से हो जाए या स्टार्टअप की वजह से इकोसिस्टम का चेंज होना, मैच्योर होना हो जाए,
ये सारी चीजें राहु की दशा में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा कि इन इक्वालिटी का रिस्क होगा, ग्रोथ होगी लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट के राहु कभी नहीं होने देता। यहां पे क्या होगा कि अमीर और गरीब भी होंगे। भारत के बीच में जो क्लासेस की खाई है ना, ये राहु की महादशा में खूब बढ़िया तरीके से बढ़ने जा रही है। और इस चीज की अगर केयर कर ली जाए ना, तो भारत बैलेंस्ड नेशन के रूप में इस समय में जगत के सामने आ पाएगा। तो एक सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा? यहां पे क्या है कि भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में होगा, मिलिट्री की सुपर पावर होगा, टेक्निकली भारत लीडर होगा, लेकिन डेवलप्ड नेशन की जो ये परिभाषा है ना, ये असल में पश्चिम की परिभाषा में भारत में भी फिट ना हो पाए। भारत अपना मॉडल बनाएगा, ना पूरी तरह से पश्चिम मॉडल, ना पूरी तरह से पूर्वी मॉडल, यानी एक दोनों के बीच का एक हाइब्रिड मॉडल। भारत को किसी भी डेफिनेशन में दरअसल तो फिट होने की जरूरत भी नहीं है। भारत अपने आप में खुद ही एक परिभाषा है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि ग्रह जो होते हैं ना, ये बुरे फल की सूचना देते हैं, लेकिन फल बदल सकते हैं कर्म से। कुंडली एक नक्शा है, कुंडली एक रोड मैप है, कुंडली मंजिल नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। मंगल एनर्जी देगा लेकिन कहां लगानी है ये हम पे है। राहु दरवाजे खोलेगा लेकिन उसमें से कौन निकलेगा ये हम पे है। 140 करोड़ लोग हैं आज की डेट में। हम अगर हर एक इंसान इतना सा बेटर बन जाए, इतनी सी और सिविक सेंस ले आए, इतनी सी और जिम्मेदारी ले आए अपने काम में, अपनी सोच में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने डोमेन में, अपनी कम्युनिटी में, तो ये जो नेशन है ना, ये हमारा जो राष्ट्र है, ये ऑटोमेटिकली ग्रेट बन जाएगा। आप अगर स्टूडेंट हो तो कोई स्किल सीख लो, टेक्निकल जमाना आ रहा है। आप प्रोफेशनल हो तो अपने प्रोफेशन में अपनी एक्सीलेंस को बढ़ाओ। व्यापार में हो ना तो मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इनमें आप अपॉर्चुनिटीज देखो। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो कम से कम एक अच्छे सिविलियन तो बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ। वही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। 1947 में बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था ये डेट गलत है, सरवाइव नहीं करेगा। भारत ने उन्हें गलत साबित किया, क्योंकि भारत की असली ताकत कुंडली में नहीं, भारत की जनता में। तो चलिए मंगल की एनर्जी से काम करते हैं, राहु की जो इनोवेशन है ना, उससे अपने सपने पूरे करते हैं। और गुरु का आशीर्वाद जब आएगा ना, तब तक हम इतना काम कर चुके होंगे कि गुरु के पास हमें राजयोग देने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचेगा। और फिर सारा विश्व कहेगा कि यह है असली भारत। तो चलिए दोस्तों, अभी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। और कमेंट्स में आपके विचार क्या है इस सारे मुद्दे पे, ये बताना मत भूलिएगा, पर प्लीज पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं। धन्यवाद।